देखिए, साहित्य में जो शास्त्र है वह दो प्रकार का है। एक है जिसे हम व्याकरण कहते हैं और दूसरा है जिसे हम काव्य शास्त्र कहते हैं। व्याकरण की परिभाषा आप लोगों ने पढ़ी होगी, हम सब जानते हैं और बार बार दोहराते हैं। सामान्य परिभाषा जो व्याकरण की होती है, हम यही कहते हैं कि जिससे हमें वाक्य को या भाषा को शुद्ध शुद्ध बोलना लिखना आ जाए, वो व्याकरण है। आमतौर पे, मोटे तौर पे व्याकरण यही है कि जिससे भाषा के बारे में, उस भाषा के शुद्ध रूप को कैसे लिखना है, उसकी शुद्धता अशुद्धि का पता चले। लेकिन एक ज़माने में दीदी जुड़ी हुई हैं, तो दीदी इसके सामने थोड़ा सा बोलने में संकोच न होता है, संस्कृत वाली बातें जो होती हैं वो, लेकिन फिर भी हिम्मत करके कह रहा हूँ। एक ज़माने में संस्कृत के जो आचार्य हुआ करते थे, तो व्याकरण और छंद शास्त्री या जो काव्य शास्त्री थे, ये दोनों आपस में भिड़ जाते थे, है ना। व्याकरण जो थे, जो व्याकरण के आचार्य थे, उनका यह मानना था कि साहित्य का निकष व्याकरण है। लेकिन जो सौंदर्य शास्त्री हैं, जो छंद शास्त्र या इस तरह की जो पिंगल शास्त्री कहते हैं, जिनको हम साहित्य या सॉरी काव्य शास्त्री कहते हैं, उनका तर्क यह था कि व्याकरण हमें यह तो सिखा सकता है कि वाक्य में अशुद्धि कहाँ है, शुद्धि कहाँ है, लेकिन वाक्य में सौंदर्य कहाँ है, यह व्याकरण कैसे बताएगा। सौंदर्य कहाँ है, इसको बताने के लिए जिस शास्त्र की आवश्यकता है, वह शास्त्र कविता के लिए वह शास्त्र साहित्य शास्त्र है। वह छंद शास्त्र कह लीजिए, पिंगल शास्त्र कह लीजिए, काव्य शास्त्र कह लीजिए, लगभग सब एक है। तो ये जो छंद, रस और अलंकार, ये तीन जो मोटी मोटी चीजें हैं, अब लक्षण उदाहरण इत्यादि तो सैकड़ों चीजें हो जाएंगी, लेकिन जो छंद, रस, अलंकार तीन बड़ी चीजें हैं, ये आपके व्याकरण से एक अलग प्रस्थान की चीजें हैं। इनको शुद्ध व्याकरणिक तरीके से नहीं देखा जा सकता। हालांकि व्याकरण की किताबों में ये परिशिष्ट के रूप में जोड़ दिए जाते हैं, लेकिन जब इनमें हम आते हैं तो हम देखते हैं कि इनका इतना विस्तृत संसार है कि कई कई व्याकरण की किताबें उसमें खप जाएंगी। जितना काम छंद पे हुआ है, आप संस्कृत की परंपरा, दीदी उसने अलंकार संप्रदाय आपको पढ़ाया था, आपने देखा 4 अलंकार से 4 से 38, 38 से 25, 25 से 125, फिर 600 होते चला गया। अलंकार अनंत है। उसी तरह से छंदों पर भी काम हुआ और छंद भी बहुत अलग अलग ढंग के बने। छंदों पर बातचीत करने से पहले एक बात आपको याद दिलाऊं, या आप लोगों ने भी सुना होगा, पहले शायद मैंने भी कभी कहा होगा कि छंद जो है वो कविता का, एक तरह से समझ लीजिए कविता का वस्त्र है। आप हॉकी खेलने चल पड़े और हाथ में स्टिक नहीं लिया, पैर में जो चीजें बांधी जाती हैं वो सब नहीं बांधे, जूते नहीं पहने, तो उसके बिना आप हॉकी खेल लेंगे। ऐसा नहीं है कि आप नहीं खेल पाएंगे, खेल लेंगे, लेकिन उस हॉकी के खेल में जो मजी हुई आपकी गति होनी चाहिए वो आपसे नहीं होगी। और जूते आपके पास रहेंगे, वो किट आपके पास रहेगा, हाथ में हॉकी स्टिक रहेगा, तो फिर आप अव्वल दर्जे के खिलाड़ी हो सकते हैं। छंद एक इसी प्रकार का इक्विपमेंट है कि जब आप इन सब चीजों को साध लेते हैं, अब किसी छोटे से बच्चे को आप दे दीजिए बड़े लोगों वाला हॉकी स्टिक का, कहिए बेटा तुम इससे खेलो, तब तो 1 मिनट नहीं खेल पाएगा। किसी ठिगने कद के हमारे जैसे आदमी को आप 6 फीट लंबे आदमी का ड्रेस पहना दीजिए, है ना, मोटे आदमी की कमर वाला ड्रेस पहना दीजिए, तो उसको, वो तो अपने पैंट ही ठीक करता रह जाएगा, वो क्या खेल पाएगा। तो जैसे हमने किट का उदाहरण दिया या हॉकी स्टिक का उदाहरण दिया, तो उसमें ये बात ध्यान रखिएगा कि आपको अपने अनुसार ही चीजों का चयन करना है, जहां तक आप बहुत अच्छे से उसको संभाल सकें।
तो ठीक इसी प्रकार छंद में है। अगर आपने उस छंद के अवयवों को खूब अच्छी तरह साध लिया है और उसी में अपने सधे हुए क्षेत्र में ही आप काम कर रहे हैं, तो फिर आपकी काव्य कला बहुत उन्नत हो सकती है। जैसे आप देखिए, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है बिहारी। बिहारी रीति सिद्ध माने जाते हैं। रीति सिद्ध कहने का अर्थ कहीं ना कहीं है कि उनको छंद, रस, अलंकार, इन तीनों चीजों के बारे में, ये तीनों अंग जो थे वो सिद्ध थे, उनको खूब अच्छी तरह से तमाम चीजें आती थी। लेकिन बिहारी ने सिर्फ दोहे लिखे, थोड़े बहुत कहीं इधर उधर सवैयां वगैरह मिल जाते हैं उनके, लेकिन मुख्यतः जो उन्होंने लिखा वो दोहा लिखा। उन्होंने फिक्स्ड अपना पैटर्न कर लिया कि हमें दोहे में ही लिखना है, और शायद इस पैटर्न के फिक्स हो जाने की वजह से ही हमारे तो आजकल के जो कवि हैं, आधुनिक कवि हैं, उनकी बातें तो नहीं अटती हैं, लेकिन बिहारी ने इतनी ऊंची ऊंची दौड़ लगाई और उस दोहे के पैटर्न में सारी बात को ला करके खपाते चले गए। उसमें हास्य भी है, उसमें मनोविनोद भी है, उसमें दुख भी है, खुशी भी है, सब कुछ है। जैसे उर्दू की बहरों में आप देखें, 32-33 बहरें हैं उर्दू में मात्र, लेकिन उन्हीं बहरों में उर्दू वालों ने कितना कितना क्या क्या नहीं कहा। गालिब, मीर, फैज, फिराक, फराज, इकबाल, जितने नाम, नासिर काजमी, कैफी आजमी, साहिर लुधियान, चाहे जो भी हो, गजलों में गजल का भी वही पैमाना, दोहे जैसा ही तो शेर होते हैं, लेकिन उनमें उन्होंने इतनी इतनी बातें कही। कहने का अर्थ है कि ये जो छंद है वो आपको गति प्रदान करता है कविता में प्रवेश करने के लिए। और उसकी आवश्यकता क्यों रही? क्योंकि हम जानते हैं हमारा देश श्रुति परंपरा का देश रहा है। श्रुति परंपरा में आपको जैसे कहानी, हमने एक बार कोई कहानी कही, वो कहानी आपको हूबहू याद नहीं हो सकती। आप उस कहानी को जब अगली बार आप किसी से कहेंगे तो उसमें कुछ चीजें हैं जो आप अपनी तरफ, अपनी भाषा में उसको कह जाएंगे, वो चीजें परिवर्तित हो जाएंगी। लेकिन वही कोई कहानी, जैसे गांव में याद करिए, कुछ कहानियां हम लोग बचपन में सुनते थे जो गेय कथाएं होती थी, गा करके सुनाई जाती थी। उनमें चरित्र होते थे और उनका जो सारा डायलॉग होता था वो गीत में बद्ध होता था। और उसमें का सबसे अच्छा उदाहरण जिसे चंदन तिवारी ने भी गाया है, आप लोगों ने सुना होगा, वो जो चिड़िया की कहानी है कि खूंटे में उसका दाल गिर जाता है, का खाऊं का पीऊं का लेके परदेस जाऊं। वो कहानी कहीं भी कही जाती हो, लेकिन एग्जैक्ट वो कहानी अपने उसी रूप में कही जाती है, जरा भी उसमें मॉड्यूलेशन नहीं आया है। क्यों क्यों मॉड्यूलेशन नहीं आया उसमें? क्योंकि वो छंदबद्ध है, वो एक विशेष प्रकार के छंद में बंधी हुई है, तो वो पूरी तरह से सुनते 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 याद हो जाती है। कहने का अर्थ है कि हमारी श्रुति परंपरा में जो ज्ञान थे, जो दार्शनिक बातें थी, जो धार्मिक और अनुष्ठानिक कार्यकलाप थे, वो सब इतने जटिल थे और इतने विस्तृत थे कि उन सबको हूबहू याद करा देना, उन सारे मंत्रों को हूबहू याद करा देना, अगर वो गद्य में हो तो संभव नहीं था। इसलिए कविता, गीत या पद्य की जरूरत रही, और उस पद में निबद्ध कर देने के बाद जब वो कविता के रूप में हो जाते हैं तो हमेशा से हमेशा के लिए उनका रूप फिक्स हो जाता है। वो आज हो या आज के 1000 साल बाद पढ़े जाएं, वो बिल्कुल वैसे ही रहेंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसी आधार पर अब हम हमेशा एक सा नहीं बोलते। हम खुशी में होते हैं तो बहुत दूसरे ढंग से बोलते हैं, हम गम में होते हैं, दुख में होते हैं तो जरा दूसरे ढंग से बोलते हैं, हम हंस रहे होते हैं तो कुछ और ढंग से बोलते हैं, हम गुस्से में होते हैं तो कुछ और ढंग से बोलते हैं, आश्चर्य में होते हैं तो कुछ और ढंग से बोलते हैं।
तो इन विभिन्न मनोभावों के प्रदर्शन के लिए जो हमारे भरत कहते हैं कि जो उन्होंने वाचिक को भी अभिनय माना, तो वाचिक अभिनय कब होगा? जब हम भाव के साथ अपनी वाणी को जोड़ देंगे। आहार्य क्या है? हम अपने शारीरिक कार्यकलाप को किसी भाव के साथ जोड़ देते हैं। डांस में यही ना करते हैं, जैसे हमको दिखाना है कि मोहे पनघट पे नंदलाल छिड़ गयो, तो पनघट के लिए वो घड़े का गत लेकर के, है ना, जिसको कथक की भाषा में गत निकास कहते हैं, तो घड़े का गत निकास, कमर पे इस मुद्रा में हाथ रखना कि लगे कि जैसे घड़ा टिकाया गया। तो घड़ा लेकर के मोहे पनघट पे नंदलाल, नंदलाल दिखाने के लिए वो बांसुरी का गत निकास, हाथ से ऐसी मुद्रा का निर्माण करना जैसे लगे कि बांसुरी ली हुई। तो उससे पता चल जाता है कि हाँ ये, तो क्या हम कह रहे थे कि जो अभिनय है वो क्या होता है, उसमें शारीरिक अभिनय में क्या होता है, हम अपने शरीर को किसी भाव के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। वैसे ही वाचिक अभिनय में भी हम अपनी वाणी को किसी भाव के साथ जोड़कर प्रस्तुत करते हैं। अब कहनवा मानो हो राधा रानी, ये एक पंक्ति है ठुमरी की, भारतेंदु जी की बनाई हुई ठुमरी है, कहनवा मानो हो राधा रानी। अब इसी को जब गिरजा देवी जी की आवाज में आप सुनेंगे तो देखिएगा कि वो 20 बार इस एक वाक्य को दोहराती है, और कभी उसी में कहनवा मानो हो राधा रानी, तो ऐसा लगता है कि जैसे मनुहार करके, कि मान लो कहनवा मानो हो राधा रानी। कभी थोड़ा नाराजगी की, मतलब इस भाव से कि तुम मेरा बात नहीं मान रही हो, कहनवा मानो हो राधा रानी। कभी गुस्से में कहनवा में कमांडिंग का स्वर आता है, कभी फिर शांत होकर के कि नहीं मान लो हमारी बात, हम सही कह रहे। तो बार बार वो एक ही वाक्य को दोहराती हैं, और एक ही वाक्य से आपको अलग अलग अर्थ मिलते हैं। कारी बदरिया बरसे, तो एक बार कारी बदरिया माने काली बदलियां बरस रही हैं, और दूसरी बार उसी को जब कारी बदरिया कहती हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे वो कह रही हैं कि अरे बदरी तुम क्या बरस रही है, क्या री बदरिया बरसे, क्यों बरस रही है। तो ये जो चीजें हैं, ये मॉड्यूलेशंस जिसको काकू कहते हैं, ये मॉड्यूलेशंस हमारे भाव के साथ हमारी वाणी का संयोग करते हैं, है ना। तो जहां वाणी है वहां तो आपने गाकर बता दिया, लेकिन जहां आपकी वाणी नहीं पहुंच रही है, जहां लिखित रूप में आप कुछ पहुंचा रहे हैं, उस लिखित रूप में आपने लिखा है दुख में, सामने वाले ने उसको पता नहीं किस भाव में पढ़ लिया, उसके व्यंजना का सारा व्यापार ही बदल गया। आपने कुछ कहा, उसने कुछ सुना, उसका सारा अर्थ ही बदल गया। ग्राहकता ग्राहकता के रहते हुए भी वो ग्राह्य तक नहीं पहुंच पाया। क्यों? क्योंकि उसके साथ उसमें वो उस भाव में न जा सका जिस भाव में उसे जाना चाहिए था, और आप तो हर जगह हैं नहीं बताने के लिए। तो ये एक बद्धमूल आवश्यकता है कि हम बात को उस ढंग से परोसें, उस ढंग से कहें जिस ढंग से पढ़ने वाले, वो चाहे भाव में हो चाहे नहीं हो, वो स्वयं उस टेक्स्ट को पढ़ने के बाद उस भाव में पहुंच जाए। जैसे विप्सा अलंकार जो भूषण ने लिखा, साजी भुज भुजंगे सकी वैसंगिनी भुजंगिनी सिखे दिखे दिखाती दी दारुण दलन को। आप कितना भी प्रेम के मूड में हो, कितना भी, जैसे ही ये पढ़ेंगे आप, तुरंत आपकी जो भाषा और भंगिमा जो है वो बिल्कुल वीर रस वाली हो जाएगी। तो छंद, इसलिए छंद की आवश्यकता पड़ी कि हमारी बात जो है, हमारी कविता जो है, वो अपने उचित भाव के साथ संप्रेषित हो सके, पाठक पढ़ करके भी उसके उचित भाव को तक पहुंच सके, इसलिए छंद की आवश्यकता पड़ी। फिर जब कोई चीज बन जाती है तो बनने के बाद से जब वो प्रथा के रूप में बन जाती है तो फिर उसका शास्त्र भी बन जाता है, और शास्त्र बन जाता है तो उसके बाद से वो चीज शास्त्रीय हो जाती है। तो इसी तरह से छंद जो है वो भी आज से नहीं है, छंद ऋग्वैदिक काल से ही छंद चला आ रहा है। और अगर इसको आप इसके परिभाषा के रूप में इसको अगर
परिभाषित करना चाहें तो ये जो वासुदेव नंदन प्रसाद जी हैं, डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद, उन्होंने अपनी किताब में जो छंद की एक सामान्य परिभाषा बनाई है। उन्होंने कहा कि अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति से संबद्ध विशिष्ट नियमों से नियोजित पद्य रचना छंद कहलाती है। छंद का अर्थ ही होता है बांधना, है ना। छंद, छंदना, जो छंद जो बांधे आपको। तो भाव को इन विभिन्न युक्तियों से कविता में बांध देना वो छंद कहलाता है। छंदनात इति छंद, दीदी ने बताया, वेद का पैर है छंद। क्योंकि जब से वेद लिखा गया तब वेद जो है वो मौखिक होता था। एक ऋषि अपने शिष्यों को बैठा करके सुनाते थे, और सुनाते थे तो कथा जैसा रहता था, कुछ ना कुछ उसमें से मिस हो जाता। लेकिन चूंकि वो चीजें पद्यबद्ध थी, छंदबद्ध थी, इसलिए वो सारी चीजें एज इट इज याद हो गई। फिर उन्होंने अपनी अगली पीढ़ी को सुनाया, उनको याद हुई। तो उन्हीं छंदों के कारण ही वह वेद जो है वो चलते रहे। इसलिए छंदों को उनका वेद जो है, वेद के पैर छंद को कहा गया। तो छंद आप समझ गए कि छंद में क्या होता है कि हम किसी भाव को जब कविता के रूप में व्यक्त करते हैं तो उसमें कुछ निश्चित अक्षरों या मात्राओं की संख्या, मात्रा गणना, यति गति इत्यादि के नियम, इन सब से जब उसको विशिष्ट बना देते हैं, उसके स्वरूप को विशिष्ट कर देते हैं, तब जाकर के वह एक छंद बन जाता है। छंद में एक विशेष प्रकार का वो आपको खुशी देते हैं, है ना। जैसे छंद जो, अब मान लीजिए कि जैसे निराला की ही कोई कविता है ना। अब राम की शक्ति पूजा को ही ले लीजिए, कैसे रवि हुआ अस्त ज्योति के पत्र पर लिखा, अमर रह गया राम रावण का अपराजेय समर आज का, तीक्ष्ण शर विधृत क्षिप्र कर वेग प्रखर शतशैल संवरणशील नील नभगर्जित स्वर, प्रतिपल परिवर्तित व्यूह भेद कौशल समूह, राक्षस विरुद्ध प्रत्यूह क्रुद्ध कपि विषमूह, विच्छुरित वह निराजीव नयन हत लक्ष्यवाण, रावण लोहित लोचन रावण मद मोचन महीयान। ये बातें जो हैं उसमें कहा जा रहा है, पूरे युद्ध का वर्णन है, और उसको एक फिक्स्ड रूप में निराला ने हमारे सामने लिख दिया है। अब फिर आगे जब कथा बढ़ती है तो वहां से छंद का स्वर, छंद वही है लेकिन उसमें जो भावांतरण जब होते हैं, आप देखिएगा राक्षस चल रहे हैं तो राक्षस पदटल पृथ्वी टलमल मोहल्लास से बार बार आकाश विकल, उधर वानर वाहिनी खिन्न लख निज प्रति चरण चिन्ह, चल रही शिविर की ओर स्थविर दल जो विभिन्न। तो उधर देख रहे हैं कि आप ऐसे मात्राओं का, ऐसे वर्णों का प्रयोग किया कि उसे शैथिल्य दिखाई दे, और राक्षसों की ओर चूंकि वो बढ़त ले लिए हैं तो राक्षसों की तरफ ऐसे वर्णों का प्रयोग किया कि वो उत्साहित दिखाई दे। या आप अंगद और रावण का संवाद पढ़िए रामचंद्रिका में, वहां पे देखिए कि किस तरह से जिस छंद में वो प्रश्न पूछता है उस छंद में जवाब उसको मिलता है, तो वहां एक अजीब समा बंधता है ना। वो आप उसके सौंदर्य में कुछ देर के लिए, सोनू अभी मुक्त छंद पर ना आइए, अभी हम जहाँ पे हैं वहीं हमको रहने दीजिए। इतनी जल्दबाजी करेंगे मुक्त छंद पे सीधे आएंगे तो फिर छंद तो फिर खत्म ही हो जाएगा। तो ये कहने का अर्थ क्या है कि छंद ऐसा नहीं है कि अनावश्यक चीज, छंद की भी अपनी एक आवश्यकता है, और इसका जो सबसे बड़ा जो इसका पक्ष है वह यह पक्ष है कि ये आपकी चेतना को स्थायित्व प्रदान करती है ना। चेतना में किसी चीज, किसी पद्य का या किसी सुने हुए टेक्स्ट का वो एक दीर्घ जीवन उसको प्रदान करती है। हम गीत सुनते हैं, एक बार में याद हो जाते हैं, दो बार में याद हो जाते हैं, लेकिन डायलॉग हमें नहीं याद होते फिल्मों के। एक आध डायलॉग कुछ याद हो गए तो हो गए, सारे डायलॉग तो नहीं याद होते, लेकिन गाने अक्सर याद हो जाते हैं। या जितनी आसानी से गाने याद होते हैं उतनी आसानी से हमें डायलॉग याद नहीं होते। क्यों? क्योंकि गीत में एक अनुरणन है, एक गुंज है,
और वही गुंजन, उसी को जिसको ध्वनि कहते हैं आचार्य, वो ध्वनि कहते हैं ना कि ध्वनि जो है वो काव्य की आत्मा है। तो वो ध्वनि हमारे भीतर रह जाती। कई बार ऐसा होता है कि हम शब्द भूल रहे होते हैं लेकिन हमें उसकी धुन याद रहती है। और कई बार तो ऐसा होता है, आप देखेंगे गाँव में कि रामचरितमानस इत्यादि की जो चौपाइयाँ हैं उसमें लोग आधी चौपाई याद कर लेते हैं और आधा अपने मन से बना देते हैं, उसी धुन में, उसी छंद में वो बना करके अपनी बात पूरी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उनके मन में छंद रह गया है, वो धुन रह गई है, तो उस धुन पे वो उसी से मिलता जुलता अपने अपनी बुद्धि के अनुसार कुछ भी ला करके लगा देते हैं, है ना। तो कहने का अर्थ है कि ये हमारी चेतना में हमारे पाठ को स्थायित्व प्रदान करना, ये छंद का सबसे बड़ा काम है। तो अब आइए जरा छंद के अंग देखें, किन किन चीजों से मिलकर के छंद बनता है ना। इसमें 6-7 चीजें आपको याद रखनी होगी, आप नोट कर लें। सबसे पहला जो है, जैसे पद, पाद या चरण, ये तीनों कहते हैं। पद कहते हैं, पाद कहते हैं और चरण कहते हैं, ये तीनों चीजें सेम है। फिर है मात्रा और वर्ण, फिर आपको ये दूसरा हो गया मात्रा और वर्ण, तीसरा लघु गुरु, चौथा संख्या, क्रम या गण विधान, पांचवा है यति, छठा है गति और सातवां है तुक। संस्कृत में तो तुक नहीं होते थे, लेकिन हिंदी कविता जब हम पढ़ रहे हैं, हिंदी के छंद, हिंदी में बात कर रहे हैं, तो तुक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इन चीजों से मिल करके छंद का निर्माण होता है। अब आइए हम एक एक चीज को सबसे पहले समझें। जिसे हम पद, पाद या चरण कह रहे हैं, वो क्या है। जैसे कोई भी छंद जो होता है वो एक शब्द में नहीं होता है, एक वाक्य में नहीं होता है, उसमें एक से अधिक वाक्य रहेंगे ही रहेंगे। सबसे छोटा छंद जो हिंदी में है वो दोहा है, सोरठा है, बरवय है। आप देखें उसमें भी 2 पंक्तियां हैं, है ना। और 2 पंक्तियां हैं, उन 2 पंक्तियों में एक जगह कोई ऐसी आती है जहां पे हम हल्का सा विराम लेते हैं, जहां पे वो पंक्ति टूटती है ना। या तो अंत में जाकर के टूटे या बीच में कहीं टूटे, लेकिन वो पंक्ति कहीं ना कहीं टूटती है और फिर दूसरी पंक्ति उसके तुरंत बाद शुरू हो जाती है। तो इस प्रकार से जो 2 मुख्य रूप से उनके 2 पंक्तियां जो होती हैं वो 2 चरण हो गए। और उन दोनों चरणों में बीच बीच में कहीं हल्का सा विराम, जिसको यति कहते हैं, वो हल्का सा विराम होता है, जिसके कारण वो कुल मिलाकर के वो दोनों पंक्तियां भी 2-2 पंक्ति में टूट जाती हैं। तो 4 ये अलग अलग उसके पद हो गए या 4 चरण हो गए। जैसे दोहा, मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, ये पंक्ति तो एक ही है, लेकिन मीठी बानी बोलिए के बाद यति है ना, वहां पे हल्का सा विराम। मीठी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। ये 4 चरण हुए। समझ में आ रहा है? ये चारों चरण जो हैं, हाँ, वृत्त का प्रयोग भी छंद के अर्थ में किया जाता रहा है, बिल्कुल वृत्त का प्रयोग भी किया जाता रहा है। तो ये 4 चरण आप समझ गए। अब इसमें जो पहला चरण है और जो तीसरा चरण है उसे हम विषम चरण कहते हैं, है ना, क्योंकि वो विषम संख्या पे पहला और तीसरा। और जो दूसरा चरण है और चौथा चरण है वो उसे हम क्या कहते हैं, सम चरण कहते हैं। आमतौर पर साधारणतया हिंदी की जो भी छंद हैं, हिंदी की जातीय छंद जितने हैं, उन सभी छंदों में 4 चरण ही पाए जाते हैं। 4 चरणों से अधिक वाले भी हैं। जैसे छप्पय छंद है, तो छप्पय छंद में 6 पंक्तियां होती हैं, और 6 पंक्तियों को अगर आप इससे तो विभाजित करेंगे तो वो बहुत 12 चरण उसमें बन जाते हैं, है ना। लेकिन आमतौर पे आप देखेंगे कि जो दोहा, चौपाई, सोरठा, बरवय इत्यादि इत्यादि छंद हैं, उन सब में 4 चरण, सवैया में 4 पंक्तियां, क्योंकि वो बिल्कुल अंत पर जाकर के उनका टूटना होता है, वो बीच में कहीं यति नहीं होती उसमें, तो वो अंत पर यति होती है, इसलिए अंत ही टूटा। वो 4 पंक्तियां 4 अलग अलग चरण हो जाती हैं। इस तरह से कवित्व का है घनाक्षरी,
तो आप देखते हैं कि ये जो चरण होते हैं, चरण का अर्थ है कि एक सांस में हम जहां पे जितनी बात, जितनी पंक्ति पढ़ते हैं और जाके थोड़ा रुकते हैं, उस विराम तक एक चरण कहलाता है। अब आप चरण समझ गए होंगे मुझे, है ना। जैसे बंदौ गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। तो चरागा अनुरागा, ये जो परागा और अनुरागा पे टूट रहा है, वहां पे वो यति है, वहां पे आप देख रहे हैं अलग अलग चरण बन रहे हैं। तो आप चरण समझ गए, सम चरण और विषम चरण भी समझ गए। अब इसके बाद आता है सबसे टफ, इसमें मात्रा, है ना। मात्रा क्या है? मात्रा और वर्ण, कई बार लोग भूल से मात्रा और वर्ण को एक ही समझ लेते हैं, लेकिन छंद में इनमें एक बहुत स्लाइटली थोड़ा सा अंतर है। मात्रा और वर्ण में अंतर है। मात्रा जो है वो हमेशा, आप याद रखें इस बात को, एकदम ध्यान दे के सुने, मात्रा हमेशा जो है वो स्वर वर्ण से निर्धारित होती है ना। मात्रा जब भी निर्धारित होगी तो स्वर वर्ण से निर्धारित होगी, और वर्ण जब निर्धारित होते हैं तो वो व्यंजन वर्ण से निर्धारित होते हैं। जैसे राजा एक शब्द है, राजा में मात्राएं कितनी हैं? 4 हैं। क्यों? क्योंकि र में अ है तो एक मात्रा वो हो गई, फिर आकार है तो एक मात्रा और हो गया 2, फिर उसी तरह से ज में भी अ है तो एक मात्रा वो, और फिर आकार की मात्रा है तो एक मात्रा वो, यानी र अ ज अ, ये 4 मात्राएं उसमें हुई, इसलिए राजा में 4 मात्राएं हैं। लेकिन जब हम इसको राजा का वर्ण गिनेंगे तो रा एक वर्ण है, जा एक वर्ण है, इसमें 2 ही वर्ण है। समझ में आ गई बात? वर्ण और मात्रा, वर्ण का निर्धारण जो है वो हमेशा उसकी स्वर से होता है, उसमें स्वर कितने हैं, है ना। जैसे आप मान लीजिए आधा स और य जुड़े हुए हैं, स्य, तो ये कितनी मात्रा हुई? ये एक मात्रा मानी जाएगी। क्यों? क्योंकि इसमें अ एक ही है जो य के अंत में लगा हुआ है। समझ में आ गई बात? इसमें एक ही, लेकिन अगर कमल कहें तो क म ल तीनों में अ की मात्रा है, क में भी अ है, म में भी अ है, ल में भी अ है, तो ये तीनों मिलकर ये 3 हो गए। ये 3 यहाँ पे 3 मात्राएं हो गई। तो इस प्रकार से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि वर्ण और मात्रा में क्या फर्क है। जहां पे अ या ई मतलब स्वर वर्ण, स्वर वर्ण से जिसका निर्धारण होता है वो मात्रा है, और जहां व्यंजन वर्ण से निर्धारण हो वो क्या है? वो वर्ण है ना। वर्ण माने अक्षर। अब जैसे ह्रस्व और दीर्घ, कई बार हम मात्रा लगाते हैं, आ की मात्रा, अ की मात्रा, तो वो दीर्घ होता है ना। तो जो ह्रस्व मात्रा है जिसमें अ, छोटी ई इत्यादि आते हैं, तो जो ह्रस्व की मात्रा है वो एक मानी जाती है, उसका मात्रा भार उसको कहते हैं, वो मात्रा भार एक माना जाएगा, उसको हम लघु कहते हैं, छंद शास्त्र की भाषा में उसको लघु कहते हैं। और जिसमें दीर्घ मात्राएं लगी हैं वो दीर्घ मात्राएं 2 मानी जाती हैं, और उनका मात्रा भार 2 माना जाता है, और उनका चिन्ह जो होता है आपने देखा होगा अंग्रेजी के एस अक्षर की तरह उनका चिन्ह दिखाया जाता है। और लघु का जो चिन्ह है वह चिन्ह एक खड़ी पाई के रूप में हम दिखाते हैं। फिर से इस चीज को समझिए, 2 प्रकार के स्वर्ण है, स्वर वर्ण है, एक ह्रस्व है और एक दीर्घ है। दीर्घ स्वर वाले जो वर्ण हैं वो उच्चारण में ह्रस्व वाले से दुगुना समय लगाते हैं, है ना। जैसे अ, आ, ई, उ, है ना। तो जो पहले मैं बोल रहा हूं अ, ई, उ, ये जो है ये ह्रस्व हैं, और आ, ई, उ ये दीर्घ है। समझ गए? अब जब इनके साथ व्यंजनों का समावेश होता है, जैसे अ के साथ, ई के साथ, उ के साथ जब व्यंजन मिले रहेंगे, जैसे क में अ है, मान लीजिए हमने कहा ली, तो ल में दीर्घ ई लगा दी, या ल में ह्रस्व ई लगा दी, तो उसमें व्यंजन, उसमें जो है मात्रा, उसमें जो ये स्वर वर्ण का एक योग हुआ व्यंजन में। तो मात्रा जो होती है वो मात्रा इन्हीं स्वरों के योग से निर्धारित होती है। उसमें अगर स्वर मात्रा जुड़ी है
है ना, उसमें अगर हर्ष मात्रा जुड़ी है तो वो लघु है, और अगर दीर्घ मात्रा जुड़ी है तो वो गुरु है। यानी जैसे क, अगर सिर्फ क है उसमें अ की मात्रा जुड़ी हुई है तो ये लघु है, उसका मात्रा भार 1 है। और वही का है तो का में आ की मात्रा जुड़ी है, आ चूंकि दीर्घ मात्रा है इसलिए दीर्घ होने के कारण उसका मात्रा भार 2 होगा और वो गुरु कहलाएगा। चीजें समझ में आ रही हैं तो बताएं, नहीं तो फिर मैं बताऊंगा, क्योंकि नहीं तो कहने का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा यहाँ पे। ये बहुत टेक्निकल चीजें हैं, इन्हें याद करना होगा, समझना होगा। तो जो मैं बता रहा हूं उसमें दिक्कत तो नहीं हो रही? अगर दिक्कत हो रही तो बताइए। चलिए ठीक है, अच्छी बात। तो लघु और गुरु आपने समझ लिया, लघु और गुरु समझ लिया। लघु यानी हर्ष और दीर्घ, गुरु यानी दीर्घ। अब देखिए वर्णों की गणना में और मात्राओं की गणना में एक भेद है। जो वर्ण की वर्ण जो हैं, मैंने बताया कि वर्ण जब गिने जाएंगे तो उनमें मात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए वर्णिक छंद जो होते हैं उन वर्णिक छंदों में मात्रा से कोई फर्क, कोई अंतर नहीं पड़ता, उनमें पूरे पूरे वर्ण। और वर्णिक में दीर्घ भी एक ही, दीर्घ का भी मात्रा भार एक ही होगा, हर्ष का भी मात्रा भार एक ही होगा वर्णिक छंद में। जैसे म है वो मात्रा के रूप में म एक ही है, और माँ हो तब भी एक है, मी हो तब भी एक है ना। तो और लेकिन जब वो मात्रा गिनेंगे तो मात्रा के हिसाब से अगर जब चलेंगे, मात्रिक छंद में चलेंगे तो म एक है, माँ 2 है। म हर्षिकार है, हर्ष इकार है तो 1 है, म में दीर्घ इकार है तो 2 है मात्रा भार उसका। समझ में आ रहा है? जब हम वर्ण की जब वर्ण काउंटिंग करते हैं, वर्ण की काउंटिंग करते हैं छंद में, वर्णिक छंद होगा वो वर्ण से बनता है। जब वर्ण की काउंटिंग करेंगे तो उसमें चाहे हर्ष की मात्रा लगी हो चाहे दीर्घ की मात्रा लगी हो वो एक ही माना जाएगा। लेकिन जब हम मात्रिक छंद में होंगे और मात्रिक छंद में जब मात्राओं की गणना करेंगे, वर्णों की गणना नहीं करेंगे, जब मात्राओं की गणना करेंगे तो अगर उसमें हर्ष की मात्रा लगी है तो उसका मात्रा भार 1 है, और अगर दीर्घ की मात्रा लगी है तो उसका मात्रा भार उसकी जो है वो 2 है। ये समझ में अब आ गया होना चाहिए। अब मात्रा गिनने में भी बड़ी समस्याएं आती हैं। मात्रा कैसे गिने, कैसे समझें कि इसमें कितनी मात्राएं हैं, है ना। तो मात्रा गिनने का भी कुछ नियम है, मात्रा गिनने के भी कुछ नियम है। उन नियमों को जानेंगे तभी आप मात्रा की गणना कर पाएंगे। जैसे मैंने आपको ये बताया, एक नियम तो आप जान गए कि जो हर्ष वर्ण संयुक्त होंगे, जो हर्ष स्वरों से संयुक्त होंगे वो एक माने जाएंगे, वो लघु माने जाएंगे, है ना। उनका मात्रा भार 1 होगा, जैसे क, ख, है ना, इनका मात्रा भार 1 है और ये लघु है। जैसे जिसमें अ लगा हो, छोटी ई, छोटा ऊ, ये लगे हों तो वो क्या है, लघु है। अब आ, दीर्घ ई, दीर्घ ऊ और री, ये अगर लगे हों तो वो दीर्घ की मात्रा हो जाती है, फिर उनका मात्रा भार 2 हो जाता है। उसी तरह से ए, ऐ, ओ, औ, इन चारों के मात्रा भार, भले ही ए जो है वो हर्स्व है ना, ए हर्स्व की मात्रा मानी जाती है। जब ए लिखा जाता है तो हर्स्व की मात्रा होती है, लेकिन ए जैसे ही किसी व्यंजन के साथ जुड़ता है वो दीर्घ हो जाता है। तो इसलिए ए को भी दीर्घ माना गया है। ए, ऐ, ओ, औ, ये चारों जो होंगे वो दीर्घ होंगे। जैसे ऐसा, ओला, औरत, नौका, मौका, ये जितनी हैं ये सब में, ये सब जो है वो गुरु वर्ण है। इसी तरह से जिसमें अनुस्वार लगे हों, है ना, संसार, वंदना, मंथन, जो अनुस्वार लगा हो वो क्या होता है, दीर्घ होता है। लेकिन अगर चंद्र बिंदु लगा हो, जैसे हंसना, तो हाँ पे चंद्र बिंदु है वहां पे, तो चंद्र बिंदु जब लगा है तो वो
लघु है, वो दीर्घ नहीं है। तब चंद्र बिंदु लगा है तो वो लघु है, और सिर्फ बिंदी है, सिर्फ अनुस्वार लग गया है। चंद्रमा बना करके जो बिंदी देते हैं वो चंद्र बिंदु है, और जो सिर्फ बिंदी लगाते हैं वो अनुस्वार है। तो अनुस्वार अगर है तो वो दीर्घ में जाएगा, और अगर चंद्र बिंदु है तो वो हर्षों में जाएगा। ऐसे ही विसर्ग अगर लगा हो, क ख है ना, जो विसर्ग लगा हो तो विसर्ग भी दीर्घ माना जाता है, गुरु वर्ण माना जाता है। अच्छा, एक और अब समस्या आती है कि अगर कहीं संयुक्त वर्ण हो तब, संयुक्त वर्ण अगर रहे तब क्या करेंगे। संयुक्त वर्ण के साथ याद रखिएगा, ये बहुत जरूरी है, संयुक्त वर्ण के साथ अगर आपको मात्रा काउंट करना है तो संयुक्त वर्ण के ठीक पहले जो लघु होगा वो दीर्घ हो जाएगा। जैसे आपको आपको गिनना है इसकी मात्रा, जैसे कोई एक संयुक्त मात्रा वाला शब्द बताइए। जैसे सत्य, मान लीजिए सत्य है ना, सत्य एक शब्द है, त और य संयुक्त है इसमें। तो त य संयुक्त आपको मैंने बताया है कि इसमें वर्ण जो है इनकी जो मात्रा होती है वो मात्रा किस चीज से देखी जाती है कि उनमें स्वर वर्ण कौन सा जुड़ा है। तो त और य भले जुड़े हैं लेकिन इसमें स्वर वर्ण तो सिर्फ अ है, और अ क्या है, लघु है या गुरु है, लघु है। तो अ जब लघु है तो त और य मिलने के बाद भी लघु कहलाएंगे, लेकिन वो आधा त की जो वो वजन है वो वजन स पे पड़ेगा, उसके पहले वाले पे, और स दीर्घ हो जाएगा। तो सत्य में स है तो हर्स्व, उसमें अ की मात्रा लगी हुई है, लेकिन चूंकि उसके बाद का अक्षर संयुक्ताक्षर है इसलिए वो दीर्घ माना जाएगा, वो गुरु माना जाएगा। समझ में आ गया। ये नियम बहुत जरूरी है, इसको याद रखना। आमतौर पे बाकी चीजें लोग ध्यान में याद कर लेते हैं लेकिन ये भूल जाते हैं। तो इसको समझने का सबसे अच्छा तरीका, अच्छा उपाय यही है कि आप ये याद रखिए कि वर्ण की मात्राएं, जब हम मात्रा गिनते हैं, वर्ण नहीं, सॉरी, जब हम मात्रा गिनते हैं तो मात्रा हमें गिनना है कि किसी भी वर्ण में स्वर वर्ण का योग लघु वाला है या दीर्घ वाला है। अगर उसमें स्वर वर्ण लगा है और वो अ, छोटी ई, छोटा ऊ, ये तीनों में से कोई है तो उसका मात्रा भार 1 होगा, वो लघु होगा। और आ, दीर्घ ई, बड़ा ऊ, ए ओ औ कुछ भी लगा है उसका मात्रा भार जो होगा वो दीर्घ होगा। तो इस प्रकार से अब जब हम मान लीजिए संयुक्ताक्षर है तो संयुक्ताक्षर में 2 वर्ण भले जुड़े होते हैं लेकिन उसमें स्वर तो एक ही वर्ण में रहेगा। अगर दोनों के स्वर लगे जाएं तो दोनों जुड़ेंगे नहीं। जैसे सत्य, तो त का भी अ अगर हम लगा दें तो फिर त और य अलग अलग हो जाएंगे। त और य को जोड़ने के लिए त में जो अ है उसको हटाना पड़ता है, और त य जुड़ते हैं सिर्फ य में जो अ है उसके अनुसार। यानी कि उसमें व्यंजन उसमें स्वर कितना है, एकमात्र स्वर है, और वह स्वर है अ, जो कि दीर्घ नहीं है, जो लघु है। तो इसलिए त और य मिलकर भी एक ही मात्रा हुई। लेकिन संयुक्ताक्षर का नियम है कि उसके पहले आने वाला जो लघु वर्ण रहेगा उसको हम दीर्घ उच्चरित करेंगे, जो लघु की मात्रा होगी वो दीर्घ हो जाएगी। यानी स है तो एक ही मात्रा, लेकिन वो 2 काउंट किया जाएगा क्योंकि उसके बाद का जो अक्षर है वो एक संयुक्ताक्षर है। अब मुझे लग रहा है कि अब समझ में आ गया होगा। तो मात्रा काउंट करने की जो ये 5-6 नियम है ये आपने जान लिया। एक बार मैं फिर से दोहरा देना चाहता हूं। मात्रा काउंट करने का जो नियम है, पहला नियम ये है कि जो हर्स्व स्वर हैं उनसे युक्त अगर व्यंजन है या संयुक्त व्यंजन है तो वो लघु समझा जाएगा, उसका मात्रा भार जो है वो 1 होगा। उसी तरह से चंद्र बिंदु लगे हैं, चंद्र बिंदु, तो वो हर्स्व स्वर होगा। फिर जो आ, ई, ऊ, जो दीर्घ मात्राएं जिनमें लगी होती हैं वो दीर्घ मात्राएं जो हैं वो क्या होंगी, गुरु होंगी। और ए ओ औ ये होंगे, वो भी गुरु होंगे क्योंकि वो भी दीर्घ हैं। जिसमें अनुस्वार लगा होगा वह अनुस्वार भी दीर्घ होगा, है ना। चंद्र बिंदु है तो लघु हो जाएगा, और जब अनुस्वार रहेगा तो गुरु होगा। विसर्ग जहां रहेगा वह विसर्ग भी गुरु में होगा।
गुरु माना जाएगा। और संयुक्ताक्षर रहेगा तो जो संयुक्त अक्षर स्वयं जुड़ेगा वो उसमें देखा जाएगा कि कौन सी मात्रा है। अगर उसमें दीर्घ की मात्रा, जैसे अगर त्या है, सत्या, तो उसमें तो आ की मात्रा है, दीर्घ है, तो वो 2 माना जाएगा। लेकिन सत्य है और एक ही है, एक मात्रा है, तो वो लघु माना जाएगा। लेकिन संयुक्ताक्षर के ठीक पहले वाला जो वर्ण होगा वो लघु है तो भी गुरु हो जाएगा, यानी दीर्घ हो जाएगा। बहुत अच्छा सवाल पूछा हिमांशु ने, क्षत्रज्ञ, है ना, क्षत्रज्ञ। यदि संयुक्त अक्षर के पूर्व पहले से दीर्घ है तो दीर्घ है तो दीर्घ रहेगा, दीर्घ है तब कुछ नहीं परिवर्तन करना है आपको, दीर्घ दीर्घ ही रहेगा। क्योंकि 3 लगा करके डबल दीर्घ तो कुछ जैसा होता नहीं है, वो ऑलरेडी दीर्घ है तो दीर्घ है, उसमें इसमें 1 या 2 यही होता है, 3 मात्रा 4 मात्रा तो जुड़ने नहीं। अब आप ये कहेंगे कि अगर अमात्या कर दें तो क्या वो 4 मात्रा हो जाएगी? ऐसा नहीं होगा। इसमें 1 और 2 ये मैथ्स नहीं है, ये गणित नहीं है, ये साहित्य है ना, ये साहित्य की मैथमेटिक्स है। इसमें 1 और 2 ये दोनों ही संख्याएं हैं, ये 2 ही संख्याएं हैं, 1 रहेगा या फिर 2 रहेगा, चाहे जितनी मात्रा। तो अगर अमात्य है, माँ ऑलरेडी पहले से दीर्घ है तो ऑलरेडी दीर्घ है, उसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है ना, वो वैसे का वैसे रहेगा। स्वार्थ, स्व आ की मात्रा लगी है उसमें, तो स्वा जो है वो डबल हो गया। और जब पहले से डबल है तो उसके बाद में चाहे संयुक्त वर्ण हो चाहे जो भी हो, वो तो डबल, उस पर कोई अंतर पड़ना नहीं है। स्वार्थ, अब थ में एक ही अ है तो वो लघु होगा, और स्वा में चूंकि व में आ की मात्रा जुड़ी है तो वो गुरु हो जाएगा, है ना। इस तरह से आप लोग उसको समझिए। स्वार्थ में जो व, स्व में अपना कोई अ तो है नहीं, वो व से जुड़ा है, और व में जो अ है वो दीर्घ है, इसलिए स्वा की मात्रा 2 हो जाएगी, यानी गुरु हो जाएगी। और थ जो है, र और थ भले जुड़े हैं लेकिन थ में अ है, आ तो है नहीं, तो एक ही मात्रा है और वो लघु है तो वो लघु रहेगा, इसलिए स्वार्थ में 3 मात्राएं हैं। क्षत्रज्ञ, क्ष, त्र और ज्ञ, इनमें इस समय तो मुझे ठीक से याद नहीं, और कुछ भी ऐसे कह देना वो मुश्किल है कि इनके लिए क्या है। लेकिन क्षत्रज्ञ जहां तक मुझे लग रहा है कि उसमें भी ये संयुक्ताक्षर हैं, तो संयुक्ताक्षर वाले नियम अप्लाई होते होंगे। अगर वेदज्ञ है तो पढ़ने से ही पता चल रहा है कि द पे हम ज्यादा जोर दे रहे हैं, वेदज्ञ, है ना, तो द वहां पे दीर्घ हो जाएगा, और ज्ञ चूंकि उसमें अ एक ही है तो लघु ही होगा। उसी तरह त्र, छत्र, है ना, छत्र है तो छ दीर्घ हो जाएगा और त्र लघु ही रहेगा। और ये क्ष है ना, शुरू का, तो उसमें भी अक्ष, तो अ वो दीर्घ होगा, दीर्घ माना जाएगा, और क्ष जो है चूंकि उसमें अ की मात्रा एक ही है इसलिए वो भी लघु माना जाएगा। लेकिन अंतिम रूप से इस पर मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये मैं अभी जितना मेरी समझ है उस हिसाब से बता रहा हूं। अंतिम रूप से इस पर निर्णायक मैं किसी से पूछ कर तो आपको बताऊंगा। फिलहाल तो मुझे ये लग रहा है कि जो नियम बाकियों पर लागू हो रहे हैं वो इन पर भी लागू होंगे, क्योंकि ये भी संयुक्ताक्षर ही कहे जाते हैं। तो ये हो गया मात्रा गिनने का, है ना। अब मात्रा गिनना आप लोग जान गए, इतना रहने दिया जाए कि आगे और चला जाए, भैया क्योंकि आगे भैया हाँ, जिसमें हलंत है उसको कैसे करेंगे? हलंत मतलब अ निकाल दिया गया है, जब अ निकाल देते हैं तो हलंत लगता है ना, वो आधी मात्रा है जी। ना। उसके पहले वाले के साथ उसका एडजस्टमेंट होगा या उसके बाद वाले के साथ उसका एडजस्टमेंट होगा, है ना। जैसे हलंत पे अगर खत्म हो रहा है कोई सेंटेंस, जैसे जगत है, बहुत संस्कृत में जगत लिखते हैं तो त हलंत देते हैं, तो जब जगत लिखते हैं संस्कृत में तो वहां पे जब त पे हलंत पे वो खत्म हो रहा है तो उसको पूरी मात्रा मानेंगे। लेकिन अगर वो आकार के पहले आता है, किसी और मात्रा के पहले आता है, तो फिर अपने बाद वाले में जुड़ जाता है ना। हलंत है नहीं, हलंत नहीं होने का मतलब है कि उसमें अ की मात्रा नहीं है, लेकिन अगर उसी पे समाप्त हो रहा है वो शब्द तो वहां पे उसको पूरी मात्रा मान ली जाती है। अब हम आते हैं जो इसका एक और पार्ट है, ऐसे आप लोग अगर इतना आज समझ गए हो तो ये भी आज की उपलब्धि ही मानी जाएगी, कम से कम मात्रा गिनना समझ गए हो तो। अब जो तीसरी चीज है, हाँ बताइए प्रीति। सर एक क्वेश्चन था, जो स्वप्न है तो स्वप्न में आधा जो स है उससे पहले कोई वर्ड नहीं है, तो फिर स्व को लघु माना जाएगा या एक गुरु मात्रा, माना जाएगा?
एक मात्रा। और उसमें उसमें आप ये मत जाइए उसके पहले वर्ण है, वो पहले वर्ण वाली बात वहां आती है जहां पहले वर्ण हो, है ना। जहां पहले नहीं है वहां पहले ये जाना ही क्यों। उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि स्व अगर है तो ये किस वर्ण से जुड़ा है, स और व जुड़े हैं, और व में अ एक ही है, दोनों को मिलाकर अ कितने हैं उसमें, एक ही है ना। यस सर। तो एक ही है तो एक मात्रा, अगर स्वा होता तो दो हो जाता। उसी तरह प और न, है ना, स्वप्न, आधा प न है तो स्वप्न, उसमें भी एक मात्रा है ना। जो स्वयं जो उसका संयुक्ताक्षर है वो जुड़ा हुआ, उसके पहले स्व के पहले तो कुछ है नहीं, और जब वो जुड़ रहा है तो एक ही मात्रा उसमें बनेगा, और प न आधा जो है वो दोनों मिलकर के एक मात्रा बनाएंगे, है ना। अब उसको हम स्वप्न के अगर कई बार जैसे अगर देखेंगे तो उच्चारण होगा स्वप्न का, वह स्वप्न का उच्चारण हो सकता है कि स या स्व का उच्चारण जो है वो दीर्घवत हो, है ना। आप यही समझना चाह रही होंगी कि जब उसके बाद में भी वो दीर्घ आ रहा है तो क्या उसके पहले वाला वो स्व पढ़ा जाएगा कि स्वा होगा। तो मात्रा भार उसका हो सकता है कि दीर्घ हो जाए, है ना, क्योंकि पन संयुक्त है उसके पहले, लेकिन चूंकि वो स्वयं आधा से जुड़ा हुआ है तो उसमें भी एक अ है और उस हिसाब से उसका मात्रा भार एक होना चाहिए। तो ये छोटी छोटी कुछ नियम है, इन नियमों के आधार पर आप मात्रा को गिन सकते हैं। बहुत हद तक इन नियमों को ध्यान रखेंगे तो गलती होने की संभावना नहीं है। अब एक चीज आता है जिसमें जिसको कहते हैं गण, है ना, आप लोगों ने सुना होगा भैया। कि हाँ भैया स्त्री की भी मात्रा गणना बता दीजिए, स्त्री शब्द। त्र में अ है और ई उसमें जुड़ा हुआ है तो दीर्घ ई है ना। स और तर जो है वो देखो स त र ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन अ उसमें कितना है, मात्रा कितनी है, स्वर उसमें कितना है, ये गिनो। दो है। स्वर वर्ण उसमें कहाँ जुड़ा हुआ है, कौन सा है, ई है ना। जी। स्वर तो एक ही है, ई है, आधा स है, त है, र है, ये तीन उसमें व्यंजन है, लेकिन स्वर कितना है, स्वर मात्रा कहाँ है उसमें बताइए, विक्की बोलिए। स्त्री में स्वर की मात्रा तो बस दीर्घ ई है ना, उसके पहले चाहे जितने वर्ण जुड़े हों व्यंजन के उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने शुरू में ही बताया आपको, जब आप मात्रा गिन रहे हैं तो आपको सिर्फ यह ध्यान देना है कि उसमें स्वर वर्ण कितना है और उसका स्वरूप क्या है। तो इसमें स्वर वर्ण जो है वो दीर्घ ई है, दीर्घ ई है यानी कि उसका मात्रा भर दो हो जाएगा। आया समझ में विक्की? हेलो, लग रहा नहीं सुन पा रहे हैं। जी स्त्री भैया। का, हेलो। हाँ सुन लिया आपने, स्त्री का मात्रा भार समझ गए? हाँ समझ गए भैया, लेकिन स्वप्न में भैया कंफ्यूजन रह गया है। स्वप्न स्वप्न में जो शब्द कंफ्यूजन है, हाँ स्वप्न जो शब्द है स्व में जो है आधा प जुड़ जा रहा है ना भैया, तो स्वप्न स्वप्न में दो हो जाएगा, नौ में एक होना चाहिए, दो एक। हाँ हो सकता है, उसका मैंने कहा कि उसका उच्चारण दीर्घवत हो सकता है ना। तो ऐसे जी एक भैया। एक शब्द पर आप विचार करेंगे तो शायद वो थोड़ा काफी लंबा हो जाए, लेकिन आप आमतौर पे जो नियम हैं वो नियम ऐसे ही होते हैं। अब उनके आगे पीछे कुछ चीजें एडजस्ट करके आप समझ लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि आप और खुद अध्ययन करेंगे तो इन चीजों के जैसे अभी क्षत्रज्ञ वाला पूछा हिमांशु ने, तो अचानक से मेरे ध्यान में आया कि हाँ क्षत्रज्ञ पे तो मेरा कुछ ध्यान नहीं गया था। तो देखिए, अगर ऐसा नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो कह रहा हूँ वो ब्रह्मा का वाक्य है वही लागू होगा। अगर उसमें कुछ चेंजेज आप पाते हैं किसी ग्रामर की किताब में देखते हैं कहीं, तो बिल्कुल स्वागत है, हमें भी बताइए कि नहीं भैया वो ऐसे नहीं ऐसे है, खुशी होगी। तो इसलिए आप अब एक एक शब्द पे यहाँ मुझसे न पूछें, आपको मैंने जो नियम बताए उन नियमों को आधार बना करके आप पढ़ें, है ना। आगे आते हैं हम जिसको कहते हैं गण, गण विधान। ये जो हमारा साहित्य शास्त्र है, जो छंद शास्त्र है, इस छंद शास्त्र में 8 गणों की प्रतिष्ठा है, 8 गण बनाए गए, है ना। और इन गणों के नाम जो हैं वो यगण, मगण, तगण, रगण, जगण, भगण, नगण और सगण, ये हैं। अब ये गण क्या है, जैसे
आपको मैंने बताया कि किसी भी वाक्य, किसी भी छंद में जो चरण होते हैं, उन चरणों में जैसे क्या होता है कि कुछ जो मात्रिक छंद है या जो वर्णिक छंद है, उन वर्णिक छंदों में होता क्या है कि जो मात्रा का क्रम है, जो वर्णिक मात्रिक जो छंद हैं, उन छंदों में जो मात्रा का क्रम है और संख्या का क्रम है, मात्राओं और वर्णों का, उसके चेंजेज से, उसको अगर वो चेंज होता है तो उसके स्वरूप पर अंतर पड़ता है। जैसे देखिए, सवैया ही है लेकिन सवैया में कई भेद हैं। घनाक्षरी में रूप घनाक्षरी, देव घनाक्षरी, कई सारे भेद आते हैं। ये भेद किन स्तरों पर निर्धारित होते हैं? छंद, मैंने शुरू में ही आपको बताया कि छंद का सारा मामला जो है वो ये है कि हम किस किस तरह से बोलते हैं, हमारा अंदाज जो बोलने का, हम व्यक्त करने का, वाक अभिनय, उस पे। तो अब हम कह रहे हैं कि हमने एक जैसे एक नियम बना दिया कि ये भाई सवैया छंद है, लेकिन किसी ने उसमें दूसरे तरह से कुछ शब्द ले आए, कोई ले आया और उसका उच्चारण, उसके उच्चारण में एक भिन्नता पैदा हो गई। उन भिन्नताओं के कारण उन छंदों का स्वरूप थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जैसे आप देखिए, पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मगमे डगद्वय, है ना? पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मगमे डगद्वय। और इसी के आसपास आप रसखान का वो छंद याद कीजिए, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहि निरंतर गावय। तो एक में जो मैंने पहले तुलसी का छंद पढ़ा, दुर्मिल सवैया है, उसमें क्या है? लघु लघु और उसके बाद गुरु, पुरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मगमे डगद्वय। देखा आपने? और जो रसखान का है उसमें इसका क्रम उल्टा है, उसमें पहले गुरु है और बाद में लघु है। शेषम हे शग ने शदि ने शशु रे शहु जाहि निरंतर गावय। और अंतिम में इसमें दो गुरु आ गए एक साथ, तो पढ़ने का ढंग बदल गया। और छंद यही है, छंद का अर्थ ही है कि भाई हम वाक्य को कितने अलग अलग तरीके से उसको पढ़ें, उसको बोल सकते हैं। तो इसलिए इनको अलग अलग कैटेगरी बना करके अलग अलग प्रारूप बना दिए गए कि छंद तो एक ही है, लेकिन ये दुर्मिल सवैया है, ये सुमुख सवैया है, ये कोई और सवैया है, बनाया गया। तरह तरह के भेद उनके बनाए गए। अब कहने का अर्थ है कि ये भेद में ये इन छंदों में परिवर्तन जो आ रहा है, इन छंदों के पढ़ने में, पाठ में जो परिवर्तन आ रहा है, वो परिवर्तन किस आधार पर हो रहा है? उनके भीतर की मात्राओं के क्रम के परिवर्तन से, है ना? उनके भीतर जो मात्राएं व्यवस्थित हैं, उन मात्राओं के क्रम में जब परिवर्तन हो रहा है तो उन परिवर्तनों से छंद के पढ़ने में उसकी लयात्मकता में परिवर्तन हो जा रहा है। तो उस परिवर्तन को नोटिस करते हुए उसको अलग अलग प्रकार के छंद बनाए गए। तो फिर इन्होंने कहा कि अब इसको क्या किया जाए, उसके लिए उन्होंने एक युक्ति बनाई हमारे काव्य शास्त्रियों ने। उन्होंने 3-3 मात्राओं या 3-3 वर्णों का गण बना लिया, है ना? कहा कि ये 3-3 वर्णों के हम गण बनाएंगे और उन गणों का स्वरूप निर्धारित कर दिया। और स्वरूप निर्धारित करने के बाद कहा कि अब इन गणों के परिवर्तन से जो होंगे वो उनमें परिवर्तन, छंद में परिवर्तन होंगे। जैसे मैंने आपको ही बताया, अब पूरते निकसी रघुवीर बधू, पूरते इस यानी 2 लघु और 1 गुरु, है ना? ये सगण है, इसको सगण कहते हैं। मैं बताऊंगा कौन सा गण कैसा होता है। ये सगण है। तो पूरते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर दये मगमे डगद्वय। 8 सगण एक तरह से लग गए तो वो दुर्मिल सवैया हो गया। लेकिन वही जो ये शेष महेश गणेश वाला बताया वो भगण है, तो उसमें 7 भगण और अंतिम में 2 गुरु की मात्रा लगा दिए तो उसका क्रम परिवर्तित हो गया, वो अलग छंद बन गया, अलग प्रकार का छंद बन गया। तो इन्हीं मॉड्यूलेशंस को, इन्हीं 3-3 को, जैसे पूरते यानी 1 लघु, पूरते ते गुरु, निकसी रघुवीर बधू। तो हम अब इसकी परिभाषा भी करना आसान है। कोई कहेगा दुर्मिल सवैया की परिभाषा बताओ,
तो कहना 4 चरण है और प्रत्येक चरण में 8 सगण है, बस खत्म हो गया ना। सगण बता दिए कि हाँ सगण होता है, 8 सगण लगा दो और 4 चरण का छंद बना दो, हो गया दुर्मिल सवैया। अब कोई कहे सुमुखी सवैया का उदाहरण बताओ, तो सुमुखी सवैया में क्या आप कहेंगे कि 7 भगण लगा दो और अंतिम में 2 गुरु लगा दो, हो गया सुमुखी, 4 चरण हो गए, सुमुखी सवैया हो गया। तो इस प्रकार से उनको उनके उनके गणादि क्रम के आधार पर उनकी पहचान करने के लिए वो थोड़ा आसान हो जाए, इसके लिए गण विधान बनाए गए। इसको एक सूत्र में इन सब के नाम आ जाएं, इसके लिए उन्होंने सूत्र क्या दिया, यमाता राज भान सलगा। यमाता राज भान सलगा। अब ये जो जितने भी इसमें शब्द वर्ण आए हैं, यमाता राज भानस, है ना, स, ये इन 8 से, इन 8 गणों के नाम के पहले वाले अक्षर से बने हैं। जैसे य से यगण, म से मगण, त से तगण, र से रगण, ज से जगण, भ से भगण, न से नगण, स से सगण। और अंतिम में जो ल और गा लगाया गया है उसको छंदशास्त्र में दशाक्षर कहते हैं। वो इसलिए है कि इनका जो क्रम रखा गया, उस क्रम को इस प्रकार निर्धारित किया गया कि आपको गण पहचानने में बिल्कुल 1 सेकंड का भी समय न लगे। जैसे यगण पहचानना है तो क्या करेंगे कि य के बाद के जो 2 अक्षर हैं उनको गिन लेंगे, या माता, तो य हो गया लघु और माँ और ता दीर्घ दीर्घ हो गए दोनों, यानी यगण जो होगा उसमें 1 लघु और 2 गुरु होंगे। समझ में आ गई बात। उसी तरह से मगण, तो म के बाद की 3 गिन लीजिए, म, मातारा, है ना, या माताराज में म के बाद क्या आता, मातारा, यानी तीनों के तीनों इसमें गुरु हैं, तो 3 गुरु हो गए तो वो हो जाएगा मगण। इसी तरह से तगण, तो ताराज, ठीक है, यानी कि ता दीर्घ या लघु गुरु, रा दीर्घ या गुरु, और ज यानी लघु, यानी 2 गुरु और 1 लघु जो होगा वो क्या होगा, तगण होगा। इसी तरह से रगण जो है उसमें क्या होगा, रा ज भा, रा दीर्घ, ज हर्स्व और भा फिर दीर्घ, यानी रा गुरु, ज लघु और भ फिर से गुरु, तो लघु गुरु लघु। इसकी मात्रा जहां आ गई वो रगण हो गया। फिर जगण, तो ज के बाद 3 नीचे गिन लीजिए, ज के नीचे कौन कौन से हैं, ज भा न, जभान, तो जभान से आप पहचान गए कि जगण का गण क्या होगा, ज यानी लघु, भा यानी दीर्घ यानी गुरु, और न यानी लघु, तो जभान यानी लघु गुरु लघु, ये जहां रहेगा वो जगण होगा। फिर भगण, तो भा न स है, यानी भानस, तो भानस में भा दीर्घ, न लघु, स लघु, ये भगण हो गया। 1 गुरु 2 लघु, तो सगण। फिर न और स, अब न और स का गण विधान कैसे पूरा होता, क्योंकि ये 8 ही रखते तो ये 6वां तक तो हो जाएगा, 6वां के बाद का 7वें के लिए फिर 3 ले आना था ना, तो उसके लिए ये 2 दशाक्षर लगाए गए, ल और ग को एक साथ लगा दिया गया, लगा, है ना, यमाता राज भान सलगा, यानी 6ठा जो नगण है, तो नगण कैसे बनेगा, न स ल आ गया, लगा का ल आ गया, न स ल, यानी नगण में तीनों लघु होते हैं। और फिर सगण कैसे बनेगा, तो स ल गा, यानी स ल ये दोनों लघु और गा यानी दीर्घ यानी गुरु। तो यमाता राजभान सलगा जो है वो जिस क्रम में है उसके प्रत्येक, इसको लिख लीजिए, और लिखने के बाद प्रत्येक के नीचे जो हर्स्व है उसके नीचे एक खड़ी पाई दे दीजिए या 1 लिख दीजिए, और जो दीर्घ है उसके नीचे, जिसमें आ की मात्रा लगी है उसके नीचे 2 लिख दीजिए या एस का चिन्ह बना दीजिए, और फिर गिनिए। यमाता यानी कि क्या आएगा, लघु गुरु गुरु, फिर मातारा है ना, फिर राजा भा, ताराज, राजा भा, ज भान, भान स, न स, फिर न स ल, फिर स लगा। तो इस तरह से आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा और यमाता राजभान सलगा में आप गण का क्रम समझ जाएंगे, और इन गणों की वजह से जो चेंजेज होते हैं
वो चेंज मैं बता ही चुका हूं कि कैसे उनके उच्चारण में, कैसे उनके पाठ में उसका फर्क पड़ता है। इसमें कुछ जैसे कुछ को शुभ और कुछ को अशुभ भी माना गया है ना। जैसे जरसत दुखदा मन भय सुखदा, जरसत, जगण, रगण, सगण और तगण ये दुखद माने गए, अशुभ माने गए। और जो मन भय है, म यानी मगण, नगण, भगण और यगण ये जहां होंगे वहां पे वो सुख कारक माने गए, शुभ माने गए। तो वो उस जमाने की अपनी एक पद्धति है कि हर चीज को शुभ अशुभ में बांट कर देखने की, तो वहां भी बांट कर देखा जाता है। लेकिन इसका जो काव्य में प्रयोग होता था, जब सधे कवि प्रयोग करते थे, जहां पे दुख, अब इससे पता चलता है कि कितना ज्यादा सिस्टमैटिक ढंग से वो सोचते थे। जहां दुखद सिचुएशन का वर्णन करना है, उन दुखद स्थितियों के वर्णन में उन छंदों को प्रधानता दी जाती थी जिनमें दुखद गणों का या अशुभ गणों का प्रयोग ज्यादा हो। जैसे दुर्मिल सवैया जो है, तो दुर्मिल सवैया में मैंने आपको बताया पूरते निकसी रघुवीर बधु, यानी ये जो लघु लघु गुरु है ये सगण है, और सगण जो है ये अशुभ माना जाता है, यानी दुखद माना जाता है, दुख कारक माना जाता है। और तुलसी जहाँ पे ये वर्णन कर रहे हैं कि राम और सीता वन में जा रहे हैं, तो वन में जा रहे हैं और उनको कष्ट हो रहा है, उस कष्ट का वर्णन कर रहे हैं, इसलिए तुलसी ने वहां पे सगण का प्रयोग, सगण की बहुलता वाला 8 के 8 सगण उस पूरे चरण में देख रहे हैं, यानी दुख के अतिशय को दिखाने के लिए वो ऐसे छंद का प्रयोग करते हैं। तो ये बड़ा सिस्टमैटिक था। इसको जानने वाले जो उस जमाने के कवि थे वो सब इतने सिद्ध लोग थे कि हर चीज को वो समझते थे। तो ये 1 घंटा से ज्यादा का समय हम लोगों ने ले लिया, और मुझे लग रहा है कि अब इससे ज्यादा और बातें होंगी तो सारी पिछली बातें निकल जाएंगी।